एक ऐसी मशीन की कल्पना करें जो सिर्फ लोहे और लकड़ी से नहीं बल्कि विचारों से चलती थी। एक ऐसी मशीन जिसने हमारी दुनिया को, हमारे सोचने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज उसी की कहानी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है, इतिहास का सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर हथियार क्या हो सकता है? कोई तलवार, तोप या शायद कोई बॉम्ब? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। कई इतिहासकारों के लिए वो हथियार है गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये वो ताकत थी जिसने दुनिया को एक नया आकार दिया। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए हमें उस दौर में चलना होगा जब छपाई जैसी कोई चीज थी ही नहीं। तो देखिए, प्रिंटिंग प्रेस से पहले हर एक किताब हाथ से लिखी जाती थी। जरा सोचिए, एक एक अक्षर को बड़े मेहनत से कागज पर उतारना, इसमें महीने, कभी-कभी तो साल लग जाते थे। इसलिए हर किताब एक खजाने की तरह थी, जिसे सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही खरीद सकते थे। बल्कि उस जमाने की किताबें अक्सर वेलम पर लिखी जाती थीं, जो जानवरों की खाल से बनता था। तो अब अंदाजा लगाइए कि वो कितनी ज्यादा कीमती रही होंगी। मतलब ज्ञान सचमुच में कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में कैद था। लेकिन फिर एक क्रांति की शुरुआत हुई, और मजे की बात यह है कि इसकी जड़ें पूरब में थीं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि छपाई का ये सफर गुटेनबर्ग से सदियों पहले ही शुरू हो गया था। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से इसकी शुरुआत हुई, और फिर यह आइडिया सिल्क रूट से होता हुआ यूरोप तक पहुंचा। गुटेनबर्ग का कमाल ये था कि उन्होंने इस पुराने आइडिया को एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी रूप दे दिया। फर्क समझिए, एक तरफ थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जिसमें हर पेज के लिए लकड़ी का एक पूरा का पूरा ब्लॉक तराशना पड़ता था, और दूसरी तरफ थी गुटेनबर्ग की कमाल की तकनीक। इसमें हर अक्षर धातु का एक अलग टुकड़ा था, जिसे बार बार किसी भी शब्द को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। बस यही छोटा सा आइडिया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये हैं वो इंसान जिन्होंने ये सब मुमकिन किया, योहान गुटेनबर्ग। वो एक व्यापारी के बेटे थे और उन्हें धातुओं के काम में महारत हासिल थी। उन्होंने वाइन बनाने वाली प्रेस से प्रेरणा ली और अक्षरों को ढालने के लिए अपने सुनार वाले हुनर का इस्तेमाल किया। और उनका सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट क्या था? बाइबल। उन्होंने महज 3 साल में इसकी 180 कॉपियां छाप दी। उस जमाने के हिसाब से ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। हाथ से एक बाइबल लिखने में ही शायद इतना वक्त लग जाता। ये एक नए युग की शुरुआत थी। और बस इसी शुरुआत के साथ एक ऐसा सूचना विस्फोट हुआ जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये हैरान करने वाले हैं। 15वीं सदी के आखिर तक पूरे यूरोप में करीब 2 करोड़ किताबें थीं। लेकिन सिर्फ एक सदी बाद 16वीं सदी में ये आंकड़ा 20 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब सीधा 10 गुना ज्यादा। अब विचारों का ये सैलाब किसी के रोके नहीं रुक सकता था। और सिर्फ किताबें ही नहीं, एक जैसी भाषाएं भी फैल रही थी, जिससे लोगों में एक राष्ट्र होने की भावना भी जाग रही थी। इसका सबसे गहरा असर पड़ा धर्म पर। उस समय पूरे यूरोप पर रोमन कैथोलिक चर्च का जबरदस्त प्रभाव था। लेकिन फिर मार्टिन लूथर नाम के एक पादरी ने चर्च की कुछ प्रथाओं पर सवाल उठाए, और यहीं से प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। अगर प्रिंटिंग प्रेस न होती तो शायद उनके विचार कुछ ही लोगों तक पहुंचकर रह जाते, लेकिन छपाई ने उनके विचारों की हजारों कॉपियां बनाई और उन्हें पूरे यूरोप में फैला दिया। लूथर खुद इस टेक्नोलॉजी की ताकत को बखूबी समझते थे। उन्होंने कहा था, छपाई ईश्वर का दिया सबसे बड़ा तोहफा है। उनके लिए यह अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का सबसे ताकतवर जरिया था। लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। जो लोग सत्ता में थे, उन्हें डर लगने लगा कि विचारों का ये खुलापन विद्रोह को जन्म देगा। ये तस्वीर उसी डर को दिखाती है। इसमें ऐसा दिखाया गया है मानो प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में तबाही और मौत ला रही हो। और ये सिर्फ एक डर नहीं था। चर्च और सरकार ने इसे काबू करने की पूरी कोशिश की। किताबों पर पाबंदी लगाई गई, प्रिंट करने वालों पर रोक लगाई गई, और मेनोकियो जैसे लोग जिन्होंने बाइबल की अपनी अलग व्याख्या करने की हिम्मत की, उन्हें मौत की सजा दे दी गई। ये एक साफ संदेश था, नए विचार फैलाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद क्रांति की चिंगारी तो भड़क ही चुकी थी, और अब कलम तलवार बन चुकी थी। छपाई ने सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनैतिक क्रांतियों में भी आग लगा दी थी। चलिए आप चलते हैं 18वीं सदी के फ्रांस में।
उस दौर में इस तरह के कार्टून बहुत मशहूर थे। वो एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली संदेश देते थे कि आम जनता पिस रही है और अमीर लोग ऐश कर रहे हैं। इन तस्वीरों का असर उन लोगों पर भी हुआ जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो इतिहासकार मानते हैं कि छपाई ने 3 तरीकों से फ्रांसीसी क्रांति की जमीन तैयार की। पहला, इसने तर्क और आज़ादी जैसे नए विचारों को फैलाया। दूसरा, इसने लोगों को आपस में बहस करने के लिए एक मंच दिया। और तीसरा, इसने सीधे सीधे राजशाही के अधिकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। इन क्रांतियों के बाद छपाई समाज का एक और भी जरूरी हिस्सा बन गई और यहीं से हमारे आज के सूचना युग की नींव पड़ी। 19वीं सदी आते आते भाप से चलने वाले प्रेस आ गए। इन नई मशीनों ने छपाई को पहले से कई ज्यादा तेज और सस्ता बना दिया। अब किताबें और पत्रिकाएं आम लोगों तक, खासतौर पर मजदूर वर्ग तक आसानी से पहुंचने लगी थीं। और इसके साथ ही पढ़ने की दुनिया में एक तरह का धमाका हुआ। बच्चों के लिए स्कूल की किताबें छपने लगी, महिलाएं उपन्यास पढ़ने लगी और मजदूरों को भी लाइब्रेरी के जरिए ज्ञान हासिल करने का मौका मिला। अब हर किसी के लिए पढ़ने को कुछ न कुछ था। पढ़ने का पूरा कल्चर ही बदल गया। तो आज जब हम अपने चारों तरफ सूचनाओं का सैलाब, फेक न्यूज़ और सत्ता को चुनौती देते विचार देखते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये कहानी कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 500 साल पहले उसी प्रिंटिंग प्रेस से हुई थी। जो सवाल तब उठे थे, आज भी हम कहीं न कहीं उन्हीं के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि क्या हमारी आज की डिजिटल क्रांति उसी पुरानी कहानी का बस एक नया चैप्टर है?